हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। जी हाँ, उसी पेट्रोग्राद की बात हो रही है जिसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया था। तो पुराना नाम क्या था भाई इसका? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राद क्यों कर दिया था, ये बात आपको कमेंट में करके बतानी है, क्योंकि पिछले सेशन में मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ। ऑलराइट, क्लियर? चलिए, तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। कई सारे टॉप कोर्सेज सीबीएसई के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के लिए भी मौजूद हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का टॉपिक नंबर 3, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। चलिए जानते हैं क्या थी ये फरवरी क्रांति। तो भाई अभी एक सवाल आपसे पूछा था कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद क्यों कर दिया गया था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किसने करी थी? जर्मनी ने। रूस की सेना जर्मनी से हारती जा रही थी, रूस जर्मन विरोधी हो चुका था और सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम है, तो जर्मन नाम को रूसी नाम में चेंज कर दिया और नाम रख दिया सेंट पीटर्सबर्ग का पेट्रोग्राद। ऑलराइट, कहानी समझ में आ गई, कनेक्टिविटी बैठ गई। चलो भाई अब आ जाओ। तो बात है 1917 में, जब रूस की सेना पीछे हटती हुई आ गई थी। रूस की पूरी जनता परेशान हो चुकी थी, क्योंकि रूस की धन की भी हानि हो चुकी थी, फसलों की बर्बादी हो चुकी थी, इमारतें नष्ट हो चुकी थी, 70 लाख से अधिक लोगों की डेथ हो गई थी, उद्योग धंधे बंद हो गए थे, फसलें चौपट हो गई थी, पूरी जनता परेशान हो गई थी, रूस की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। तो फरवरी 1917 की सर्दी की बात है, फरवरी का महीना यानी कि सर्दी की बात है। तो सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। और फरवरी में क्या हुआ? फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। कैसे? क्योंकि फसलें बर्बाद हो गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, लोगों के पास काम करने को काम नहीं है, खाने को खाना नहीं है। ठीक है, तो मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की यानी कि फूड प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। फिर शुरू होती है भाई फरवरी क्रांति। तो 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी। फैक्ट्री में काम कौन करता है? मजदूर करता है। मजदूरों की हालत खराब होती जा रही है, तो एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी मजदूरों ने। और इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। क्या होता है? इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 दूसरी फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। वहां पर मजदूर एकता बहुत पाई जाती थी। शुरुआती दौर से हम ये बात देखते आ रहे हैं, किसी भी एक मजदूर को अगर दिक्कत होती थी, किसी भी एक मजदूर को अगर दिक्कत होती थी तो उसके साथ क्या होता था? सारे मजदूर उसके साथ खड़े हो जाते थे, हड़ताल कर देते थे। तो फरवरी में भी वही घटना फिर से हुई। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी यानी कि हड़ताल घोषित कर दी, फैक्ट्री को बंद कर दिया, मजदूरों ने काम पर जाना बंद कर दिया। और उस फैक्ट्री के समर्थन में जो रूस की और 50 फैक्ट्रीज थी, 50 फैक्ट्रीज के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया कि भाई हम भी काम नहीं करेंगे, हम इन मजदूरों का समर्थन करते हैं। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें भी कर रही थी भाई साहब। ठीक है, महिलाएं भी भाग ले रही थी हड़तालों में। और इसी दिन को, अब ध्यान से सुनिएगा, इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया, इंटरनेशनल वुमेन डे का नाम दिया गया।
क्लियर हो रही है बात? क्योंकि महिलाओं ने भी बड़े जोरों शोरों से हड़ताल में हिस्सा लिया था। फिर क्या होता है, आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेव्स्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। पेट्रोग्राद की एक जगह है, ठीक है, एक इलाका है, वहां तक पहुंच चुकी जनता आंदोलन करते करते, और फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। क्या होता है, फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया और सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। जब मजदूरों ने बड़े बड़े इलाकों को घेरा, रिहायशी इलाकों को घेरा, सरकारी भवनों को घेरा, तो सरकार क्या करेगी, भाई अब हम कर्फ्यू लगा देंगे, अब निकलो बाहर तुम, अब तो घर में घुस के रहना ही पड़ेगा। सरकार भी क्या चुप रहती? नहीं रहती। तो सरकार ने उन मजदूरों पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया कि भाई कोई भी मजदूर, कोई भी आम जनता रोड पे नहीं दिखनी चाहिए, किसी सरकारी इमारत के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। यानी कि जन आंदोलन को सरकार ने अपनी सेना और पुलिस के दम पर पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया था। ऑलराइट, क्लियर हो रही है कहानी? किस तरीके से जनता जो है, खासतौर से मजदूर जनता परेशान हो चुकी थी, जनता आंदोलन करने के लिए रोड पर आ चुकी थी। जनता को चुप कराने के लिए सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, पुलिस को तैनात कर दिया, घुड़सवार सैनिक लगा दी। फिर आता है भाई रविवार का दिन 25 फरवरी का, तो सरकार ने क्या किया, ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया कि भाई अब ड्यूमा नहीं रहेगी, अब संसद नहीं रहेगी। एक बार फिर से ड्यूमा बर्खास्त हो चुकी है। कौन सी बार? चौथी बार बर्खास्त हो चुकी है। एक बार 75 दिन के लिए हुई थी, एक बार 3 महीने के लिए हुई थी, एक बार और चुनाव हुए थे, तब रूढ़िवादी आंदोलन को, रूढ़िवादी व्यक्तियों को शामिल कर दिया था। ठीक है, अब उसी ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया है, उसी संसद को बर्खास्त कर दिया गया है, और 27 फरवरी को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर उन्हें तहस नहस कर दिया मजदूरों ने। ठीक है, भले ही सरकार पूरी नजर लगा के रखी थी, पुलिस को तैनात करके रखा था, घुड़सवार सैनिकों को तैनात करके रखा था, लेकिन आंदोलनकारी जनता ने अपना आंदोलन बंद नहीं किया। जहां जहां पुलिस हेडक्वार्टर्स थे, ठीक है, पीएचक्यू थे, यानी कि पुलिस मुख्यालय थे, वहां वहां हमला करके जनता ने, मजदूरों ने उसे तहस नहस कर दिया। क्यों भाई? रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। लोग किसकी डिमांड कर रहे थे? जीने के लिए रोटी, जो काम कर रहे हैं उसकी तनख्वाह, और जो काम कर रहे हैं उसके घंटे कम कर दिए जाएं, क्योंकि 15 घंटे काम कराया जा रहा है। उसके बाद जार का शासन है, निरंकुश शासन है, यानी कि ना तो हमारी सरकार अच्छी है, ना हमें रोटी मिल रही है, ना हमें तनख्वाह मिल रही है, ना हमारे काम के घंटे कम किए गए हैं। क्लियर हो रही है बात? तो रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। कई सारे लोग सड़कों पर जमा हो गए कि भैया हमें रोटी दो, हमारी तनख्वाह दो, काम के घंटे 8 घंटे करो, लोकतांत्रिक अधिकार दो, लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करो, यहां पर जार के शासन को उखाड़ फेंको। क्या ये उनकी मांगें गलत थी? बिल्कुल भी नहीं थी। हम भारत के नागरिक हैं, भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की सरकार है, लोकतांत्रिक अधिकार हमें दिए गए हैं। बताओ, हर चीजें आराम से हैं कि नहीं है? ऐसी ही कल्पना हर देश के निवासी करते हैं। तो रूस में जो उस समय की सरकार थी, निरंकुश सरकार थी, उसके सामने ये डिमांड लोगों ने पेश करी, तो उनकी डिमांड तो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। अब जब लाखों लोग सड़कों पर जमा हो गए हैं, अपनी डिमांड के नारे लगा रहे हैं, अपनी मांग के नारे लगा रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। ठीक है, जब सरकार ने देखा जनता नहीं मान रही, तो सरकार ने फिर से घुड़सवार सैनिक सड़कों पर उतार दिए, उनको तैनात कर दिया जनता पर कायम पाने के लिए। फिर देखें, घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया। अब देखो, सरकार कह रही है कि जो भी व्यक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार क्या कह रही है? जो भी व्यक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर गोलियां चला दो, ये मान नहीं रहे। अब घुड़सवार सैनिकों ने सरकार को मना कर दिया कि भाई साहब अब हम गोली नहीं चलाएंगे।
ठीक है, घुड़सवार सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही अफसर पर गोली चला दी। ठीक है, क्योंकि अब वो सेना भी इस तरह मजदूरों को प्रताड़ित होते नहीं देख पा रही थी। सिपाही भी गुस्सा गए थे, तो गुस्साए सिपाहियों ने क्या किया, एक रेजिमेंट की बैठक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी, जो अफसर उन्हें आदेश देता था राजा की तरफ से कि अब आपको ऐसा करना है। तो सेना ने क्या किया, सेना गुस्से में आ गई थी। सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में, बैरक यानी कि जो सेना के रहने का स्थान होता है, उनके अफसर पर गोली चला दी। तीन दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी, सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। ठीक है, कि हम आपका साथ नहीं देंगे अब, और हड़ताली मजदूरों के साथ ये भी आकर मिल गए। फिर क्या होता है, सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए। सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। क्योंकि सिपाही और मजदूर, कौन कौन, सिपाही और मजदूर अब एक हो चले हैं। सिपाहियों ने भी वहां के शासन के खिलाफ, खुद के अफसरों के खिलाफ भी बगावत कर दी है। तो सिपाही और मजदूरों ने एक सोवियत का गठन किया, जिसे परिषद कहा जाता है, और उसका गठन करने के लिए उसी इमारत में इकट्ठे हुए जहां तक अभी ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, रूस की संसद की बैठक हुआ करती थी। और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म होता है। किसका, पेट्रोग्राद सोवियत का यहीं से जन्म होता है। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक की बात? बताइए भाई, क्या कहते हो? यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन? कहानी थोड़ी इधर उधर हो रही हो आपके दिमाग से? पूरी कनेक्टिविटी बैठ रही है ना? सब समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बता दो कि ऑल क्लियर है कि नहीं, और एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो चीज आपको बता दी यानी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्लियर? लाइक शेयर कमेंट बराबर से है। चलिए अब देखें, एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। क्या कहा गया है? एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया और सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि भाई साहब आ जाओ, वापस नीचे उतर आओ गद्दी से, अब आपकी नहीं चलने वाली। मजदूरों के साथ सेना भी मिल चुकी है। ठीक है, तो सैनिक कमांडरों ने भी राजा को सलाह दी है, जार को सलाह दी है कि जल्द से जल्द गद्दी छोड़ दो, नहीं तो अगला वार आप पे ही होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि जिस सेना को आप बार बार मजदूरों को शांत करने के लिए तैनात कर रहे हो, वो सेना भी अब मजदूरों का साथ दे रही है। तो स्वयं सैनिक कमांडर आते हैं राजा के पास, जार के पास, कि राज गद्दी छोड़ दो आप। और राजा ने यानी कि जार ने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी उसने छोड़ दी कि भाई साहब ठीक है, सरेंडर करते हैं, गद्दी छोड़ देते हैं। ऑलराइट, फिर क्या होता है? सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन करने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। किस किसने? सोवियत में कौन कौन शामिल था? मजदूर प्लस सिपाही, और कौन इसके साथ आता है? ड्यूमा के नेता। यानी कि संसद के नेता। क्योंकि सभी की डिमांड क्या थी? एक संविधान का निर्माण होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, और वही राजा होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो बार बार ड्यूमा को बर्खास्त कर देता था कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगा। क्लियर हो रही है बात? तो सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। ठीक है, यहां से इन सब से मिलके एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? क्लियर है? और क्या तय किया गया? अब सरकार तो बना ली है सबने मिलके, तय क्या किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए।
अब रूस के भविष्य के बारे में जो भी फैसला लिया जाएगा उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? संविधान सभा को सौंपी जाएगी। और उसका चुनाव कैसे होगा? संविधान सभा को जिम्मेदारी तो आप सौंप रहे हो, लेकिन संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा? संविधान सभा का चुनाव कौन करेगा? कौन करेगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, यानी कि हर व्यक्ति के वोट का मूल्य होगा 1 और उसके आधार पर यहीं की जनता मिलके किसका चुनाव करेगी? संविधान सभा का चुनाव करेगी। और वो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रूस के संविधान का निर्माण करेगी और उसी संविधान के कानूनों के अनुसार संसद काम करेगी और देश चलाएगी। क्लियर हो गई बात? यहां तक कि राजा गद्दी छोड़ चुका है। सोवियत यानी कि सोवियत में कौन कौन शामिल था? मजदूर और सिपाही। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने मिलकर अंतरिम सरकार का गठन कर लिया है। तय ये किया गया है संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा। रूस के भविष्य के बारे में अब फैसला लेगा तो संविधान सभा लेगी। संविधान सभा के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाएंगे। ऑलराइट, क्लियर है कहानी? क्या कहते हो भाई लोगों, बताओ जल्दी से। क्लियर हो रही है कहानी? बढ़ा जाए आगे? चलिए तो देखते हैं। अब बात आती है फरवरी के बाद की। मार्च में भाई साहब गद्दी छोड़ चुके हैं। कितने मार्च को? 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी है। अब फरवरी के बाद क्या होता है देख लेते हैं। तो जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। पहले क्या था? जब तक जार का शासन था तब तक ना तो कोई जनसभा कर सकता था ना संगठन बना सकता था। इन दोनों कामों पर क्या लगी हुई थी? पाबंदी लगी हुई थी। तो जनसभा करने और संगठन बनाने पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो हटा ली गई। और अप्रैल 1917 में, कब की बात है? अप्रैल 1917 की। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों ने निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन लौट आए। बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए, क्योंकि इनको पहले वहां से बाहर कर दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, वो किस पार्टी के नेता थे? बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। तो जैसे ही जार का शासन खत्म होता है, एक संविधान सभा का निर्माण होता है। तो जनसभा करने और संगठन लगाने पर जो पाबंदी लगाई गई थी जार के शासन में, उसको हटा लिया गया। अप्रैल 1917 में, फरवरी के बाद की बातें हो रही हैं, अप्रैल 1917 में लेनिन रूस लौट आए, जो कि बोल्शेविकों के नेता थे, बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। और लेनिन का क्या मानना था? अब लेनिन की विचारधारा सुनिए। ठीक है, लेनिन का कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। सोवियत यानी कि जो मजदूर और सिपाहियों ने मिलकर एक सोवियत यानी कि परिषद का गठन किया था, लेनिन ने कहा था कि सत्ता अब इनके हाथ में पहुंच जानी चाहिए। और लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था वो समाप्त किया जाए। सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ये 3 बातें आपको याद रखनी है जो लेनिन ने कही थी। कौन कौन सी 3 बातें हैं? ये 3 बातें क्यों याद रखनी है पहले याद कर लो, फिर बताती हूं क्यों याद रखनी है। एक बात कही थी लेनिन ने, युद्ध समाप्त किया जाए। दूसरी बात कही थी कि सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए। जितनी भी जमीन है वो सारी जमीन बराबरी से किसानों में बांट दी जाए, किसानों के हवाले कर दी जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाए। 3 बातें कही थी। ठीक है, अब ये 3 बातें क्यों याद रखनी है? क्योंकि इन 3 बातों को लेनिन ने, इन 3 डिमांड्स को, 3 मांगों को लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस में लिखा था। तो इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। कौन सी 3 बातें? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। युद्ध खत्म करो, किसानों को उनकी जमीन लौटा दो, बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 कामों के बारे में, इन 3 मांगों के बारे में लेनिन ने कहा था। ऑलराइट, क्या क्या हुआ? जनसभा करने, संगठन बनाने पर अनुमति दे दी गई।
1917 में बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन आ चुके हैं। लेनिन का कहना था कि सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। ठीक है, इनने बयान दिया, 3 मांगे बताई थी इनने, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस के नाम से जिन्हें जाना जाता है, युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ऑलराइट, चलिए, क्लियर है बात यहां तक की? चला जाए आगे। चलिए देखें, अब अक्टूबर 1917 की क्रांति होती है। लेनिन की एंट्री हो चुकी थी, जो कि बोल्शेविक के नेता थे, जिन्हें एक समय निर्वासित कर दिया था। उनकी एंट्री फिर से रूस में हो चुकी है। अप्रैल थीसिस के माध्यम से उन्होंने अपनी 3 मांगों को पेश किया है। अब होती है अक्टूबर 1917 की क्रांति। तो लेनिन को क्या शक होता है भाई, जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, अंतरिम सरकार किस किसने बनाई थी? सोवियत प्लस ड्यूमा। सोवियत में कौन कौन था बताओ जल्दी से, सोवियत में कौन कौन था? तेजी से कमेंट आना चाहिए। ड्यूमा प्लस सोवियत ने मिलकर बनाई थी अंतरिम सरकार। और सोवियत में कौन कौन था? कौन बताएगा भाई? तेजी से बताना है। सोवियत में थे मजदूर और किसान, मजदूर और किसान थे। क्लियर है ना ये बात? तो याद है ना? चलिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो हमने फिर से रिपीट कर लिया। ऑलराइट, तो लेनिन को क्या डर था कि अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी, कि जिस अंतरिम सरकार का निर्माण किया है सोवियत और ड्यूमा ने मिलकर, वो कहीं इस देश पर तानाशाही ना थोप दे। अब तानाशाही शासन तो लेके आना ही नहीं था, क्योंकि राजवंशी शासन भी तानाशाही जैसा ही होता है। ठीक है, तो अब लेनिन ने क्या किया? तानाशाही शासन ना चल पाए, उससे रूस को बचाने के लिए लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने सेना और फैक्ट्री में, ध्यान से सुनिएगा, लेनिन ने क्या किया? सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया। ठीक है, सेना में, रूस की सेना में और फैक्ट्री में जो मजदूर काम किया करते थे, ठीक है, उनमें से जो बोल्शेविक होते थे, बोल्शेविक के समर्थन में थे, उनको इकट्ठा किया सबसे पहले। ठीक है, रूस की सेना में जो बोल्शेविक के समर्थन में थे और फैक्ट्री में जो व्यक्ति काम करते थे, जो मजदूर काम करते थे, ठीक है, जो बोल्शेविक के समर्थन में थे, उनको लिया अपनी तरफ। एक काम ये किया। फिर 16 अक्टूबर 1917 को, कब? 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने क्या किया? पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। यानी कि अब उसने पेट्रोग्राद की सोवियत, यानी कि मजदूर और किसान, एक चीज, और बोल्शेविक पार्टी जो उसकी ही पार्टी थी, इन दोनों को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। यानी कि अब कौन कौन मिल गया? अब किन किन की मिली भगत हो गई भाई रूस में? सोवियत और कौन मिल गया? बोल्शेविक। क्लियर हो रही है कहानी? हाँ जी, चलो। तो अब लेनिन ने क्या किया है? 16 अक्टूबर 1917 को सोवियत और बोल्शेविक को राजी कर लिया कि अब हमें इस सत्ता पर कब्जा करना है, रूस की सत्ता पर कब्जा करना है। तो सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्राटस्की के नेतृत्व में, इस व्यक्ति का नाम याद रखना है, क्या नाम है? लियोन ट्राटस्की। लियोन ट्राटस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। सोवियत में कौन थे? किसान थे और मजदूर थे। ठीक है, तो सत्ता पर कब्जा करने के लिए क्या किया? लियोन ट्राटस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। ठीक है, सत्ता पर कब्जा कौन करना चाहता था? सोवियत और बोल्शेविक मिलकर करना चाहते थे। और सोवियत में से कुछ लोगों को लिया, एक सेना का निर्माण किया और उसका नेतृत्व किसने किया? लियोन ट्राटस्की ने किया और एक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। ठीक है, अब यहां से सवाल क्या बन सकता है? लियोन ट्राटस्की से रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है? सवाल ये बन सकता है कि सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया?
रूस में सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? बता देंगे आप, लियोन ट्रोट्स्की। ऑल राइट, ऑल क्लियर? चलो भाई, इतनी कहानी क्लियर हो गई, रिपीट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। और इस बात का खुलासा नहीं किया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा, जो योजना सोवियत और बोल्शेविक मिलके बना रहे थे कि किस तरीके से हमें सत्ता पर काबू पाना है, सत्ता को अपने हाथ में लेना है। वो प्लान उजागर नहीं किया था। वो प्लान उजागर कर देते, लोगों को पता चल जाता, विरोधियों को पता चल जाता, तो कैसे वो सत्ता पर कब्जा कर पाते, रूस की सत्ता पर। फिर क्या होता है? 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है। अक्टूबर क्रांति के बारे में ही जान रहे हैं हम। तो 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए, ठीक है। उस समय वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? केरेंस्की। उन्होंने सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए वे शहर से बाहर चले गए कि अब संकट आने वाला है, विद्रोह चालू हो चुका है, हमें अपनी सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करना होगा, ठीक है। और तड़के का मतलब बहुत सुबह, एकदम सुबह सुबह ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया, ठीक है। एक तरफ है सरकार, एक तरफ है बोल्शेविक नेता, ठीक है, या बोल्शेविक पार्टी। क्लियर हो रही है बात? बोल्शेविक पार्टी और कौन मिला हुआ है? बोल्शेविक पार्टी और सोवियत, ये मिले हैं। इन्हें क्या करना है? रूस की सत्ता पर कब्जा करना है, और पहले से सरकार की सत्ता है ही वहां पर, ठीक है। विद्रोह चालू हो गया है। 24 अक्टूबर को इन्होंने धावा बोल दिया है रूस पर कब्जा करने के लिए, ठीक है। तो अब वहां के जो समय प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री केरेंस्की, उन्होंने ये देखा कि विद्रोह चालू हो गया है, संकट आने वाला है, हमें भी अपनी सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। उन्होंने भी अपनी सैनिकों को इकट्ठा कर लिया, और उनके सैनिक ने, यानी कि सरकार के जो वफादार सैनिक थे, उनने बिल्कुल सुबह सुबह, ठीक है, अखबार घरों में पहुंचे उसके पहले ही अखबारी दफ्तरों को, अखबार के जो दफ्तर थे उनको चारों तरफ से घेर लिया। एक काम ये कर लिया इनने, और क्या किया? टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यानी कहीं से कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ना अखबार के द्वारा कोई खबर बाहर जा पाए, ना टेलीफोन के द्वारा, ना टेलीग्राफ के द्वारा। तो टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया कि जाओ टेलीफोन और टेलीग्राफ के दफ्तरों को भी आप घेर लो, वहां से कोई कंट्रोल बाहर नहीं जाना चाहिए, वहां से कोई भी संदेश बाहर नहीं जाना चाहिए। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर पहले ही हम अपना कंट्रोल कर लेंगे, संचार कहीं से नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन कहीं से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात आ रही समझ में? यहां ये अपनी रणनीति खेल रहे हैं, यहां सरकार अपनी रणनीति खेल रही है ताकि विंटर पैलेस को बचाया जा सके। क्लियर हो रही है बात? अब देखो अब क्या होता है। अब क्या होता है? पलक झपकती क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें। उधर सरकार क्या कर रही थी? सरकार अखबार के दफ्तरों के बाहर अपने सैनिकों को भेज रही थी घेरा डालने के लिए। टेलीग्राफ और टेलीफोन दफ्तरों पर कंट्रोल इन्होंने पा लिया था। अब इधर से जो क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया था लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में, याद आ रही है बात? तो लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी समिति गठित की गई थी, ठीक है, उस समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लो। ये अखबारी दफ्तरों पर कर रहे हैं, टेलीफोन टेलीग्राफ दफ्तरों पर कब्जा कर रहे हैं, अब इनके सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लें और इनके जितने भी मंत्री हैं सरकार के, उनको गिरफ्तार कर लो। कहानी आ रही समझ में? दोनों तरफ से पलटवार चल रहा है, क्रांतिकारी समिति की तरफ से भी, यानी कि जिसमें बोल्शेविक और सोवियत के सैनिक हैं, ठीक है, और सरकार की तरफ से भी, दोनों तरफ से पलटवार चल रहा है। और उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत
ने विंटर पैलेस पर बमबारी चालू कर दी। सैनिकों के पास क्या थी? क्रांतिकारी समिति के पास क्या था? औरोरा नामक एक युद्धपोत था, उसने क्या किया? विंटर पैलेस पर। विंटर पैलेस क्या है? जार का महल है, जार का महल, ठीक है। उस पर क्या कर लिया? बमबारी चालू कर दी। और अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। बाकी के युद्धपोतों ने क्या किया? नेवा नाम की एक जगह है, वहां के रास्ते से आगे बढ़े और जितने भी सैनिक ठिकाने थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। और शाम ढलते ढलते, जैसे ही शाम हुई, सुबह से ये सारी गतिविधियां चल रही हैं और शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ गया, जैसा कि लेनिन चाहता था। लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी समिति गठित की गई थी, उस क्रांतिकारी समिति ने पूरे शहर को, पूरी सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया। और मंत्रियों ने, सरकार के जो मंत्री थे उनने भी सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया कि ठीक है भाई, हम हार चुके हैं, हम सरेंडर करते हैं। यानी कि यहां पर अभी तक पूरी तरीके से नहीं, अभी तक किसकी जीत दिखाई दे रही है? क्रांतिकारी समिति की। ओवरऑल कहा जाए तो बोल्शेविकों की जीत दिखाई दे रही है। क्लियर हो रही है यहां तक की कहानी? अब देखो क्या होता है दिसंबर तक, ठीक है। दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। जो कब चालू हुआ था? 24 अक्टूबर से क्रांति चालू हो चुकी थी, विद्रोह चालू कर दिया था, ठीक है। प्रधानमंत्री केरेंस्की को घेरने का काम चालू हो गया था, सरकारी दफ्तरों को घेर लिया गया था। उधर वो भी पलटवार कर रहे थे, उनकी सरकार भी पलटवार कर रही थी, उनने भी अपनी सेना को जागृत कर लिया था, सैनिक टुकड़ियों को जागृत कर लिया था, लेकिन उनकी नहीं चल पाई। चली किसकी? बोल्शेविक की। क्योंकि दिसंबर तक, अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक उन्होंने मॉस्को और पेट्रोग्राद के इलाके पर अपना कंट्रोल पा लिया था। फिर क्या है? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे, ठीक है। अब आया समाजवाद, फिर से आया समाजवाद, यानी कि बोल्शेविकों में भी समाजवाद की भावना दिखाई दे रही है। क्लियर है? जो बात हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यूरोप में समाजवाद की स्थापना किस तरीके से होती है। तो अगर कोई व्यक्ति निजी संपत्ति का संरक्षक है, निजी संपत्ति को बढ़ावा देता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो वो समाजवाद के अंतर्गत नहीं आता, वो समाजवादी नहीं है। क्योंकि समाजवाद का कंसेप्ट क्या कहता है? समाजवाद का कंसेप्ट कहता है कि संपत्ति का सभी में समान रूप से वितरण होना चाहिए। क्लियर है? अब अगर किसी के पास निजी संपत्ति है, बहुत ज्यादा है, और एक तरफ कोई गरीब वर्ग है, वो दाने दाने को तरस रहा है, तो क्या ये समाजवाद है? नहीं है। तो बोल्शेविक भी जो है किसके खिलाफ थे? निजी संपत्ति की जो व्यवस्था थी उसकी पूरी तरीके से खिलाफ थे कि निजी संपत्ति एक जगह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, उत्पादन के साधनों पर सभी का समान वितरण होना चाहिए। क्लियर? ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, जो लेनिन की मांग थी। क्या मांग थी लेनिन की? 3 मांगे थी। अप्रैल थीसिस में लेनिन ने 3 मांगे लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? जल्दी कमेंट करके बताएं। एक तो आपके सामने है, एक तो आपके सामने है, दिखाई दे रही है ना, कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाए। वो नवंबर 1917 में ही कर लिया था उनने, ठीक है। तो ये बात तो हो गई थी, एक मांग तो कंप्लीट हो गई लेनिन की। फिर स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। किसका? बैंकों का। और किसका? नेशनलाइजेशन किसका किया गया? बैंकों का, ठीक है। तो अधिकार और मैनेजमेंट सरकार के नियंत्रण में आ चुका था और जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया, ठीक है। दूसरी मांग क्या कही थी? दूसरी मांग कही थी किसानों को उनकी जमीन लौटा दो। तो जो जमीन निजी संपत्ति के अंतर्गत अगर किसी क्षेत्र में आती थी, उसको सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया कि इस पर सभी का अधिकार है। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? क्या कहते हो? यहां तक की बात क्लियर है?
तो क्या क्या हुआ, जीत हो रही है बोल्शेविकों की। बोल्शेविक के सामने सारे मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मॉस्को पेट्रोग्राद तक इन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है। बोल्शेविक निजी संपत्ति के खिलाफ हैं क्योंकि समाजवाद से ये प्रेरित हैं, समाजवादी कंसेप्ट को ये अपनाते हैं। ठीक है, लेनिन की मांग थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। नवंबर 1917 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, जिसका अधिकार और मैनेजमेंट, स्वामित्व और प्रबंधन किसके हाथों में पहुंच चुका है, सरकार के हाथों में पहुंच चुका है। और जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया है। ऑलराइट, जैसा जैसा अभी तक लेनिन चाह रहे थे वैसा वैसा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब देखो भाई, अब क्या आता है, किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दी गई, क्योंकि यही कहा गया था ना कि किसानों को उनकी जमीन लौटा दो। तो किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी। ठीक है, फिर शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया है, शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघर और जरूरतमंद लोगों को घर मिल सके। जो बड़े बड़े शहर थे, ठीक है, वहां बोल्शेविकों ने क्या किया, मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़ा। जिसके बड़े बड़े मकान थे उनके लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़ा कि आपको इतनी जगह रहने के लिए पर्याप्त है, और बाकी जो जगह बची उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। और किनको दे दिया, जो व्यक्ति बेघर थे, जिनका खुद का घर नहीं था, जो जरूरतमंद थे, उनको आपस में बांट दिया। क्लियर हो रही है बात। तो शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर बड़े बड़े मकानों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और उन व्यक्तियों को रहने के लिए घर दिया जो बेघर थे, जिनके पास घर नहीं था, जिन्हें जरूरत थी। ऑलराइट, तो अभी तक बोल्शेविक पार्टी अच्छे अच्छे काम करते हुए आ रही है, यानी कि समाजवाद का पूरा कंसेप्ट, समाजवाद की पूरी अवधारणा हमें बोल्शेविकों में दिखाई दे रही है। ऑलराइट, क्लियर। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। आज के सेशन में हमने ये जाना कि बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन की रूस में एंट्री होती है, और जिन मांगों को लेनिन ने सबके सामने रखा था वो मांगे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं इस चैप्टर के अगले सेशन में। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। जी हाँ, कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।